Dear students, today I am again present before you through our well-known channel, YouTube channel, Sita Group of Education, and I am myself, Anup Suraj, ready to present the poem Element, which is really very important and significant poem for the students of 12th class preparing for their UP board examination. Element, जैसा कि हम देख रहे हैं, कविता का नाम है एलिमेंट मीन्स बिलाप अथवा गहरा शोक। कोई भी जब प्रिय वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें बहुत प्रिय होती है या कोई हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो उस पर व्यक्ति बिलाप करता है। कभी भी अपनी वेदना, अपनी पीड़ा यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। कवि जिनका नाम पीवी शैले है, पूरा नाम सर पर्सी बायस शैले, जो एक सुप्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ अच्छे गीतकार और मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने गरीब, कमज़ोर, मजलूम व मजदूर वर्ग के लिए बहुत कठोर संघर्ष किया। इस पोएम में कवि ने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा प्रकट की है। अतः इस कविता को हम एक शोक गीत के रूप में, जिसे इंग्लिश में एलिजी कहते हैं, के रूप में भी जानते हैं, कह सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने कविता की तैयारी, जिसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत यह सपना। अर्थात ये संपूर्ण संसार स्वप्न के समान नश्वर है, अस्थायी है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की भावना कवि की भी है। जैसा कि इंग्लिश में भी कहा गया है, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। आप सब जानते हैं, आपने सुना है कि जीवन को और इस संसार को अस्थायी माना गया है, स्वप्न के समान माना गया है। यह संसार और इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। इसी तरह से कवि का जो यौवन था, जो उसकी जवानी थी, जो उसकी सुंदरता थी, वह उससे चली गई है। यद्यपि उसकी उम्र अभी मात्र 28 वर्ष की है, लेकिन कवि को अपनी मृत्यु का एहसास पहले से ही हो गया है। उसे लग रहा है कि अब वो इस संसार में ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः वो अपनी पीड़ा को इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस पोएम को। कवि यहाँ पर सीधे सीधे संबोधित कर रहा है संसार को, इस जीवन को और समय को। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर ये पंक्ति लिखी हुई है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। यदि आप इसको देखें तो आपको लगेगा कि एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है अपास्ट्रोफे फिगर्स ऑफ स्पीच का, जो आपको 4 मार्क्स दिलवा सकता है। आपको कहीं रटने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिलेबस की पोएम से भी एग्जाम्पल्स पिक कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। कवि यहाँ पर संबोधित कर रहा है, संसार को पुकारते हुए कह रहा है, हे संसार, हे मेरे जीवन, हे समय। अर्थात कवि ने यह संबोधित किया है, पुकारा है, हे संसार, हे जीवन, हे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, ऑन हुज जिसके, लास्ट मीन्स पिछले या बीते, स्टेप्स मीन्स कदमों को, यहाँ पर सीढ़ियों से तात्पर्य है। आई क्लाइम, आई मीन्स मैं, क्लाइम मीन्स चढ़ता हूँ। चढ़ने का तात्पर्य यहाँ गुजारने से है, उपलब्धियों से है।
जो उपलब्धियां पीछे जीवन में, विगत जीवन में, विगत वर्षों में कवि ने अपने जीवन में पाई थी, जो उपलब्धियां उसने हासिल की थी, जो नाम, जो शोहरत, जो प्रसिद्धि, जो रुतबा, जो सम्मान, जो जलवा उसका था, ट्रेम्बलिंग एट दैट, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, एट दैट व्हेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेयर मीन्स जहाँ पर, आई हैड स्टूड बिफोर मैं खड़ा हुआ था दृढ़ता से, अर्थात जिन उपलब्धियों को मैंने प्राप्त किया था बिना किसी कमजोरी, बिना किसी सिकन के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, आज जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो कांपने लगता हूँ, मेरे हृदय में, मेरे मन में एक सिहरन सी उठने लगती है। मुझे लगता ही नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये प्रसिद्धि, ये शोहरत, ये नाम, ये पोजीशन, ये पावर कभी मेरी रही समाज में। व्हेन विल, कब लौटेगी, रिटर्न मीन्स लौटना, व्हेन विल कब, द ग्लोरी, वो वैभव, वो ठाट बाट, वो मान, वो शोहरत, वो इज्जत ऑफ योर प्राइम। यहाँ पर कवि ने याद किया है अपने पूर्व के जीवन को, अपनी यौवनावस्था को। प्राइम मीन्स यौवनावस्था, जवानी। तो जो युवावस्था में, यौवनावस्था में उसे शोहरत, प्रसिद्धि, जो उसका रुतबा, जो उसकी पोजीशन थी, उसे वो याद कर रहा है और उसकी कामना कर रहा है, उसकी इच्छा कर रहा है कि कब मिलेगी उसे। नो मोर, कहता दोबारा कभी नहीं। ओह अरे, अब नेवर मोर, दोबारा कभी मिलेगी ही नहीं। अर्थात जो बीत गया सो बीत गया। जो समय एक बार बीत जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए बीत जाता है। आपने सुना भी होगा कि द टाइम वंस पास्ट इज पास्ट फॉर एवर। कभी भी उसी बात को दोहरा रहा है और सोच रहा है कि शायद वो रुतबा, वो पोजीशन, वो पावर, वो जलवा उसे अब कभी नहीं मिलने वाला अपने जीवन में, जो कभी उसका हुआ करता था। आगे की पंक्तियों को यदि हम देखें तो कवि अपनी निराशा, अपनी कुंठा, अपनी होपलेसनेस को आके प्रकट करता है और कहता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट। डे एंड नाइट मीन्स 24 घंटे, हर पल। आउट ऑफ में से, डे एंड नाइट मीन्स हर पल, एक एक पल से। इज जॉय हैज टेकन फ्लाइट, माने उसके जीवन के एक एक पल से आनंद बिल्कुल गायब हो गया। हैज टेकन ए फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स उड़ान भरना होता है। यहाँ पर कवि ने पर्सनिफाइड किया है इस आइडिया को, इस विचार को, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो जॉय है, आनंद है। अर्थात अब कवि के जीवन में किसी भी पल उसे आनंद नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। अर्थात वो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण बेचैन रहता है, परेशान रहता है, रेस्टलेस रहता है। जैसे कि कोई पीड़ित, कोई बीमार व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति किसी भी चीज़ में कोई आनंद प्राप्त नहीं करता। किसी बीमार व्यक्ति को आप कितनी अच्छी, सुंदर, मीठी, स्वादिष्ट मिठाई क्यों न दे दें, लेकिन उसे कोई आनंद उस मिठाई में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती ही, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है कवि के जीवन में। कवि कहता है ये जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, मेरे जीवन का आनंद चला गया है, मैं आनंद विहीन हो गया हूँ। मुझे किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी चीज़ में कोई आनंद नहीं मिलता है। जैसे कि मेंशन करता है फ्रेश स्प्रिंग, तरोताजगी भरा बसंत। फ्रेश मीन्स तरोताजा, स्प्रिंग मीन्स बसंत। तरोताजगी देने वाला, मन को आनंदित कर देने वाला, उद्वेलित कर देने वाला बसंत, जिस बसंत के आने पर चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ, चारों ओर आनंद ही आनंद छा जाता है। प्रकृति बड़ी मनोरम, बड़ी सुंदर दिखने लगती है, लेकिन उस सुंदर बसंत में भी कवि को कहीं कोई सुकून, कोई चैन नहीं मिलता। एंड समर, ना ही उसे ग्रीष्म में कोई
आनंद कोई सुकून मिलता है। एंड विंटर होर, और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई आनंद सिहरन उस जाड़े में। विंटर मीन्स जाड़ा और होर मीन्स तुषार, पाला। जो जाड़े के दिनों में अक्सर हम देखते हैं पेड़ों पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, उसे होर कहते हैं, तुषार कहते हैं, पाला कहते हैं। उस जाड़े की ऋतु में भी जब प्रत्येक व्यक्ति ठंडक से सिहर उठता है, उस सिहरन में भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो आगे कहता है, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। मेरा फेंट मीन्स मुरझाया हुआ, अर्थात यहाँ दुखी, पीड़ित। हार्ट मीन्स हृदय, ग्रीफ जो दुख से ग्रसित है मेरा ऐसा मुरझाया हुआ कमजोर हृदय। मूव मीन्स धड़कता है, बट विद नो डिलाइट, लेकिन कोई आनंद उसमें नहीं। बसंत के आने पर, गर्मी के आने पर अथवा सर्दी के आने पर अन्य लोगों में जो उत्साह होता है, लोगों की मनोदशा अलग सी होती है, कुछ चेंज होती है, लेकिन कभी की मनोदशा पर इन ऋतुओं के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कहता मेरा हृदय सिर्फ और सिर्फ दुख से, करुणा से धड़कता है, मेरे हृदय, मेरे मन का आनंद चला गया है। बट विद डिलाइट, लेकिन ये मेरा हृदय कभी आनंद से धड़केगा नो मोर, दोबारा नहीं। ओह नेवर मोर, अब दोबारा कभी नहीं। ये सिहरन, ये अजीब सी छुअन जो महसूस करते हैं लोग ऋतुओं के चेंज होने पर, वो मेरे हृदय को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। अर्थात कभी बहुत दुखी है, कभी अपने जीवन की पीड़ा जो कि उसको लंबी बीमारी के कारण मिली है, उसके कारण बहुत परेशान, बहुत व्यथित और बहुत दुखी है। उस दुख को, उस हताशा को उसने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। नाउ यू मस्ट लुक द मीनिंग ऑफ दिस पोएम इनटू इंग्लिश। द पोएट सेज दैट this whole world, which is full of joy, which is full of pleasure, which is full of entertainment for the young, for the handsome, and for the healthy people. But for him, this word has no significance. Why? Because he is suffering, he has been suffering from a severe disease for a very long time, and he has no hope for his recovery. He feels that his life is about to be over. He will be no more in this world. This is why he is very sad and shocked, and he trembles whenever he remembers about the achievements, about the power, about the position, fame, and honor which he has obtained in the society in the prime of his life. It means to say, when in the young age, when he was powerful, when he was healthy, when he was smart, when he was good looking, when he was handsome, everyone was going to respect him, everyone was going to honor him. But today none is going to give him importance. He says that all the glory, all the power, all the position which he has achieved in his life will never return to him in his life. He says that he cannot get any type of pleasure or joy in anything of this world. Though the world is full of joy, full of pleasure, full of sweetness, but for him this world is meaningless. For him the fresh spring, summer, and winter, all the seasons are useless, have no significance. His heart moves but with no delight,
and it will never move with delight, as the poet has been suffering from a very serious and severe disease for a very long time. Now you should look the central idea based upon this poem, which will provide you 6 marks. Now look the central idea of the poem, which means कविता का केंद्रीय भाव. The poem A Lament is really a very serious, heart-touching and moralful poem composed by Sir P.V. Shelley. एक प्रस्तुत कविता बहुत ही गंभीर, हृदय स्पर्शी और शिक्षाप्रद कविता है, जो श्रीमान पी.वी. शेले, जिनका पूरा नाम पर्सी बायस शेले था, के द्वारा लिखी गई है, जो अपने ज़माने के एक प्रसिद्ध विद्वान, गायक और क्रांतिकारी महानुभाव थे। इस कविता में उन्होंने इस संसार की नश्वरता को स्पष्ट किया है, प्रकट किया है। उनके अनुसार ये संसार ही नहीं बल्कि इस संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं। द पोएट फील्स, कवि को लगता है, दैट ही विल नो मोर इन दिस वर्ल्ड, कि अब उनका जो जीवन है वो बस कुछ ही दिनों के लिए है इस संसार में, अर्थात अब उनकी जो आयु है वो अधिक शेष नहीं है। इसलिए वो बहुत दुखी हैं और बहुत हताश हैं। जैसा कि प्रसिद्ध कवि, हिंदी कवि कबीर दास जी ने लिखा है और कहा है, का मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आप सबने सुना है, आप जानते हैं। आगे कहा है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो इस तरह के शक्तिशाली, इस तरह के पावरफुल लोग, वैभवशाली लोग, जिनके घर में 1-1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पौत्र थे, ऐसे पराक्रमी, ऐसे बलशाली, ऐसे महाबलवान रावण के घर में भी कोई दीपक और बत्ती जलाने वाला नहीं रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह संपूर्ण संसार नश्वर है। कवि आगे बताते हैं कि वो इस संसार की सुंदरता का आनंद नहीं ले सकते, इस संसार के माधुर्य का आनंद नहीं ले सकते, इस संसार की सरलता सहजता का आनंद नहीं ले सकते अपने जीवन में। कोई भी वस्तु इस संसार की कितनी ही मधुर क्यों न हो, कितनी ही रुचिकर क्यों न हो और कितनी ही सुंदर क्यों न हो, कितनी ही आकर्षक क्यों न हो, लेकिन उनके लिए बेकार है, यूजलेस है। इसलिए वो कहते हैं, इट कैन नॉट मिनिमाइज। कोई भी वस्तु कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वो उनकी पीड़ा को, उनकी परेशानियों को, उनके दुर्भाग्य को कम नहीं कर सकती। आगे हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि इस कविता की जो भाषा है वो बड़ी सिंपल है, मधुर है और संगीत से परिपूर्ण है। साथ साथ में इसमें सभी काव्यगत सौंदर्यों का बहुत ही खूबसूरती के साथ समावेश किया गया है। इस कविता का प्रत्येक शब्द एक अतुलनीय शक्ति, अतुलित शक्ति, जिससे पश्चाताप और हताशा प्रकट होती है, ऐसी भावना से, ऐसे विचारों से ओतप्रोत है। आगे हम कह सकते हैं, अस्थिरता को कुछ इस तरह से प्रकट किया है, जैसा कि एक दोहा आपने सुना होगा, ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। इस तरह से आप इस कविता के माध्यम से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और इस पर बेस्ड दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिनके द्वारा आपको 8+6 अर्थात 14
मार्क्स मिल सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और इस कविता को न कि हिंदी में बल्कि इंग्लिश में भी तैयार कर लेंगे। सेंट्रल आइडिया के साथ साथ एक्सप्लेनेशन नोट्स बना लेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपसे किसी अगली पोएम अथवा जो भी आपका प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको लेकर, ताकि आपकी तैयारी हो सके। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को और इसके साथ साथ सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन नामक जो यूट्यूब पर चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों, रिश्तेदारों और घर परिवार के लोगों से भी इसके बारे में चर्चा करें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके।